चलिए आज अपने होल्डिंग कंपनी में एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपनी होल्डिंग की जर्नी जो है उसमें एडजस्टमेंट जो अपने सीखे, अगर बोले तो एक अनलिस्ट प्रॉफिट एंड स्टॉक निकालना, एक म्यूचुअल सेटअप का कॉन्सेप्ट सीखे, एक प्री डिविडेंड निकालना सीखे। वो थोड़ा डिविडेंड वर्ड में पहला वर्ड हुआ, डिविडेंड तो तीन है, एक इंटरिम, एक प्री, एक पोस्ट। प्री हो गया है, इंटरिम करना है, पोस्ट करना है। प्री होने के बाद बाकी से बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको तरीका पता चल जाता है डिविडेंड मैनेज कैसे करना है। तो आज इसमें से इंटरिम डिविडेंड चालू करेंगे और एक और एडजस्टमेंट सीख लीजिए अपने लास्ट समिट के दौरान फिक्स्ड एसेट को रिवाइज करना है। तो पेज नंबर 205, पेज नंबर 205 इंटरिम डिविडेंड। तो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म अपने इसको आईडी बोल देंगे। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है बेटा, इंटरिम शब्द का ही मतलब होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाए, जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाए। ये कंपनी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाती है और उस कमाई की प्रॉफिट में से डिविडेंड मांगती है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ड्यूरिंग द ईयर दिया गया डिविडेंड। अब ड्यूरिंग तो कभी भी हो सकता है बेटा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 8 महीने बाद, पर अपनी स्टैटिक लैंग्वेज लेकर चलते हैं बाय डेफिनेशन कि नॉर्मली कंपनी 6 महीने के बाद अपना इंटरमीडिएट पीरियड बनाती है। बहुत सी कंपनी बना देती है और एक आइडिया लग जाता है कि 6 महीने में कितना कमाए, उस 6 महीने में से थोड़ा डिविडेंड मांग देती है। तो इंटरिम डिविडेंड की परिभाषा हुई कि द डिविडेंड विच इज गिवन बाय द कंपनी out of the profits of the first 6 months of the company, out of the profits of the first 6 months of the company is called interim dividend। यही लाइन इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मेंटेन करती है कि अगर interim dividend हमारा डिक्लेयर हुआ है out of the profits of the first 6 months of the current year of the company, माफ कर लेना बेटा। तो स्क्रीन पर देखना, जो डे 1 अपने सीखे, फर्स्ट डे का एंट्री बनाओ, लास्ट डे का फिगर लिखो, मतलब एक डेट लिखो, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। इस डायग्राम में डेटा एक्विजिशन अगर इधर डालोगे तो ये वाला हिस्सा पोस्ट, इधर वाला हिस्सा प्री। अगर इस डायग्राम में डेटा एक्विजिशन का पोजीशन कहीं और कर दोगे तो ये हिस्सा पोस्ट, ये हिस्सा प्री। ये डायग्राम तो अंत तक यही रहने वाला है पूरा चैप्टर में। अब हम लोग आपको बोल रहे हैं बेटा, इंटरिम डिविडेंड मींस द प्रॉफिट आउट ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ, दैट इज 30 है, ये 6 महीना, इस 6 महीने के पीरियड से दिया गया प्रॉफिट में से डिविडेंड इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। आपको ये समझ में आ गया कि 6 महीने से है और आपको ऑलरेडी डेट ऑफ एक्विजिशन वाला क्या पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर बच्चे में डेट ऑफ एक्विजिशन बोलूं 1 जनवरी है, तो इंटरिम कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? डीओए को रखे खाली पहले पीरियड बताओ, इंटरिम किसमें बिलोंग करता है? पूरा पोस्ट में, पूरा एडजेक्टिव ऐड करो उसमें, ऑल द प्रॉफिट इज पोस्ट, क्योंकि डीओए के बाद पोस्ट है, मतलब इंटरिम भी पोस्ट में है। अगर मैं इंटरिम डिविडेंड को, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन को, सॉरी, 30/6 कर दूं, आईडी भूल जाइए, अभी आईडी मत सोचिए, आप खाली ये सोचिए ना डेट ऑफ एक्विजिशन 30 है, तो प्री और पोस्ट कौन सा हिस्सा है? ये प्री, ये पोस्ट। अब इंटरिम डिविडेंड किस जगह, किस ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है? पूरा का पूरा प्री में बिलोंग कर रहा है, पूरा का पूरा प्री में। जैसे जैसे आप डेट को चेंज करोगे वैसे वैसे आपका इंटरिम डिविडेंड कभी प्री में गिरेगा, कभी पोस्ट में गिरेगा। और अगर मैं बोलूं मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4 है, 1/4 है, इसका मतलब मेरा पहले पोस्ट और प्री का लैंग्वेज तैयार किए, 3 महीना प्री, 9 महीना पोस्ट तैयार किए। इंटरिम डिविडेंड टोटल में 6 महीना है, इस 6 महीना के साथ इस 3 महीना को सुपरसीड करा दो, तो अब आपका इंटरिम डिविडेंड का 3 महीना प्री में गिर रहा है और इंटरिम का बचा हुआ 3 महीना पोस्ट में गिर रहा है। आपका इंटरिम का 3 महीना प्री में गिर रहा है, ये पोलाइड हो गया।
इसके बाद हिसाब नहीं रखना है, 6 में से 3 गया, रिमाइंडर 3 बचा। तो इसका ट्रीटमेंट के हिसाब नेक्स्ट पेज में लिखे हैं। स्टेप इन एओपी, इसका सोल्यूशन स्टेप इन एओपी, add the interim dividend with the closing PL of S company, add the interim dividend with the closing PL of subsidiary company. Now deduct from the above, we deduct opening PL from the above कर लो, deduct opening PL from the above balance to find profit during the year, to find profit during the year. अभी देखो सब अभी समझने का प्रयास करो, अभी काम ही जब मेरे को समझाना हो तो समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट इन प्रीस टू पोस्ट रेशियो, distribute this profit in pre to post ratio. Finally, deduct the interim dividend from the relevant year and हटा देना, period profit. ठीक है साहब, देखिए फर्स्ट डे जो पड़े, ओपनिंग पीरियड 10, क्लोजिंग पीरियड 18, ओपनिंग वाला फिगर बाय डे पॉइंट, ड्यूरिंग डे का प्रॉफिट कैसे निकालते, उसका स्टेप क्या है, स्टेप क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये निकाले, इसको प्रीवियस टू पोस्ट में बात दी। इसी को अगर हम स्टेप में बोलेंगे तो हार्ड लगेगा, और बाकी तो सिंपल है। इंटरम डिविडेंड आने से इतना सा काम करना, बस बाकी अपना ब्रेन इस्तेमाल करो। अगर इंटरम डिविडेंड मान लेते हैं 2 लाख बेटा, 2 नहीं सकते, 3 पकड़ लिया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, और फिर ये जैसा है वैसा है। इतना सा बात को नीचे लिखिए तो तुमको लगे कितना सारा लिखिए। क्या लिखे, अगर ऐसे करके नहीं पड़ता, क्या लिखे, मेरे को तो फिर लिखना पड़ेगा, डिडक्ट द इंटरम डिविडेंड विद, डिडक्ट लिखिए हम ऐड द इंटरम डिविडेंड विद क्लोजिंग पीरियड ऑफ एस कंपनी, ये रहा ऐड कर दो। नाउ जो आंसर आया उससे ओपनिंग बैलेंस को लेस करो और उससे प्रॉफिट ड्यूरिंग का निकालो। क्या दरकार है, बच्चा का समझदार है, इसमें दरकार नहीं बोलने का। और जो ड्यूरिंग का ईयर आया उसको प्रीवियस पोस्ट में बांट दो। जब बांट दोगे तो आखिरी लाइन, इंटरम डिविडेंड बढ़ चुका है कि बढ़ना बाकी है आपके हिसाब से। इंटरम का डेफिनेशन बेटा इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द कंपनी। अब बताइए वो बढ़ चुका है कि बढ़ना बाकी है। अगर साल आपका 12 महीने का है और आप 6 महीने में डिविडेंड बांट रहे हो तो वो बढ़ चुका है कि बढ़ना बाकी है, बढ़ चुका है। यही सवाल है मेरा, इतना से सवाल है, बढ़ चुका है भाई। 6 महीने पहले, साल के 6 महीने बीच में कभी तो बांटे होंगे
30 दिन का लिमिट है सीडी के हिसाब से, कभी तो बांटी भी होंगे, तो ये बच चुका है। आप इंटरिम डिविडेंड को मैं सिर्फ एक स्टेप में जोड़ने बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो पेड हो चुका है, तो ये 3 लाख एक बार जोड़ा है, 3 लाख वापस से माइनस भी हो जाएगा। लेकिन ये माइनस किससे होगा, इसकी परिभाषा है रेलेवेंट पीरियड। कभी प्री से होगा, कभी पूरा पोस्ट से होगा, और कभी ऐसा भी होगा कि थोड़ा प्री से होगा, थोड़ा पोस्ट से होगा। तो वो रख नहीं सकते, सब वो समझ के कर सकते। वो डिपेंड करता है इस डायग्राम पे कि आपका प्री और पोस्ट पहले निकाल लो स्टेप 1, फिर इंटरिम डिविडेंड का रेशियो निकालो। डायग्राम भी दे देता पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। आपका प्री टू पोस्ट का रेशियो निकाल लो, मान लो आपने निकाल लिया 0:12। आपका इंटरिम डिविडेंड का रेशियो निकालना है। डेफिनेशन वापस से, इंटरिम डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे रेशियो होगा 6 मंथ का, 6 मंथ का। तो ये वाला 0 कॉपी कर दो और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो जिससे इनका टोटल 6 हो जाए। तो 0:6, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज पोस्ट। जब सब कुछ पोस्ट है तो 6 महीना इसी में गिरेगा। लॉजिक, जब सब कुछ पोस्ट है तो 6 महीना इसी में गिरेगा। अगर आपका प्री टू पोस्ट का रेशियो 1:12 है तो ऑटोमेटिकली 1 मंथ फ्री है, तो 1 मंथ इंटरिम में भी फ्री हुआ, और टोटल इंटरिम डिविडेंड कितने महीने का होता है 6। तो 6 में से अगर 1 फ्री में गिरा है तो यहाँ कितना गिरेगा 5 मंथ। अगर आपका प्री टू पोस्ट 3:9 है, इंटरिम डिविडेंड का रेशियो 3:3। अगर आपका ये रेशियो 6:6 है तो 6:0, क्योंकि नथिंग इज पोस्ट, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड 6 से ज्यादा नहीं होता बेटा, वो अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ होता है। इंटरिम डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द कंपनी। ठीक है साहब। सर इसका क्लोजिंग के लिए जोड़ दे रहे हो, और जोड़ रहे हो ठीक है, फिर ब्लैक क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हमारी प्रॉफिट से डिक्लेयर हो चुका है। हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बांट दिया है, हमारी प्रॉफिट घट गई है। डिविडेंड बांटने की जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविडेंड टू प्रपोज डिविडेंड, साल के बीच में बांटते हो तो इंटरिम डिविडेंड। आपने अपना पीएल घटा दिया है, तो आपका क्लोजिंग पीएल ऑलरेडी घटा है। आप एक बार के लिए इंटरिम जोड़ रहे हो, कैसे लैंग्वेज, एक बार के लिए इंटरिम डिविडेंड जोड़ रहे हो ताकि आपको सही प्रॉफिट डिविडेंड मिल जाए। आपने 8 नहीं कमाया था, आपने सही महीने में कितना कमाया 11, वो तो 11 में से 3 लाख बांट दिया। अगर इंटरिम नहीं बांटते, अगर इंटरिम नहीं बांटते तो ये कभी 8 होता ही नहीं, ये 11 होता, तो ये कभी 18 नहीं होता, ये हमेशा सही किस बराबर रहता। इस बात को दूसरे नजरिए से सोचो। हम लोग दुकान में काम करते बेटा, अपनी शॉप है, तो आपके भरोसे 2-4 घंटा दुकान छोड़ के गए, या कोई दिन आए नीचे साफ सामान लिया, इस बात की साफ दिन भर में सेल किया, सेल करने के बाद दिन भर में कुछ खर्चे भी हुए, किसी पार्टी को पेमेंट करना पड़ा, हमने उसको बता रखा, वो कर दिया, पार्टी को पेमेंट किया, कुछ खर्चे हुए। शाम को मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने बोला कि कितना गले में कैश है, कैश बॉक्स दिखा दो कितना कैश है। तो वो लोग मेरे को हिसाब दे दिए, सर बोला 5,000 रुपया आपका कैश आया हुआ है। मैं बोला 5,000 आया हुआ है कि 5,000 बचा हुआ है? बोले सर 5,000 बचा हुआ है। वो 5,000 बचा हुआ सुन के मेरे को शांति मिलेगी कि मेरे को शांति ये सुन के मिलेगी सुबह से लेकर सेल कितना हुआ बताओ, किसको कितना दिए वो बताओ, इसी इक्वल टू 5 बचा हुआ होना चाहिए। क्या चीज सुन के सही शांति मिलेगी आपको? खाली 5 नहीं, मैं बहुत हूँ भाई, मेरे को सारा चीजें बताओ। सेल हुआ 25 का, 18 दिए पार्टी को, 2 दिए किसी और को, तब जाके 5 बचा। तो मेरे को पता चला ना 25,000 का सेल हुआ है, खाली नेट फिगर बता देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो ये आपका नेट फिगर है आफ्टर गिविंग डिविडेंड। तो आप कमाए कितना वो जानने के लिए आपका हक है, आप 11 लाख कमाए। इसको निकालने से प्री टू पोस्ट सही होगा 5.5, 5.5। अगर आप 8 को बांट दोगे तो आपका डिवीजन हो जाएगा 4 और 4, जो कि गलत है। इसका मतलब आप इंटरिम को भी प्री टू पोस्ट के रेशियो बांट रहे हो, जबकि इंटरिम प्री टू पोस्ट के रेशियो में नहीं बढ़ता बेटा, क्योंकि प्री टू पोस्ट 12 महीने का होता है और इंटरिम 6 महीने का होता है। तो ये और ये रेशियो कभी सेम नहीं होता है। इसलिए आप एक बार के लिए स्टेप 1 इंटरिम को किसमें जोड़ोगे, क्लोजिंग में। उसके बाद नॉर्मल स्टेप, ओपनिंग से लेस करो, ड्यूरिंग द ईयर निकालो, उसे प्री पोस्ट में बांटो, और उसके बाद इंटरिम को लेस करो फ्रॉम द रेलेवेंट पीरियड प्रॉफिट। रेलेवेंट का जवाब आपने निकालना पड़ेगा।
एग्जाम्पल लो, ओपनिंग पीरियड 9 लाख, क्लोजिंग पीरियड 21 लाख, इंटरम डिविडेंड 3 लाख, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 4 को, और ईयर एंड है हमारा बेटा दिसंबर को। सबसे पहला काम दिसंबर एंड का समय है, मतलब जान से दिसंबर हुआ। जब तक बंदे जनवरी नहीं लाओगे ना अच्छा नहीं लगेगा बेटा कि जान से दिसंबर तक हुआ। एक्विजिशन एक तरफ हुआ, अगर एक्विजिशन एक तरफ हुआ यहीं पर मैनेज करके बनाना, थोड़ा सही से उधर लेफ्ट से मत देना, राइट से यूज करना चीज को। तो अगर जनवरी से दिसंबर मेरा डायग्राम है, डायग्राम एकदम वाइड बनाओ, कॉपी में अगर बनाते रहते एकदम वाइड बनाना, पूरा जगह यूज करना ताकि चीजों को लिख पाओ। तो इसमें एक्विजिशन डालो बच्चों, किस तारीख को एक्विजिशन है? 1/4 को डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये 1/1 है और ये 31/12 है। तो कितना महीना फ्री है बेटा? यही का बहुत आसानी से पूरा वर्बली, फिर भी कितना महीना फ्री गिरा? सर फ्री में 3 मंथ गिरा और पोस्ट में 9 मंथ गिरा। अब इसके नीचे एकदम पैरेलल 1 जनवरी से डायग्राम निकालकर 6 महीना में जाना है। हालांकि तुम स्केल नहीं यूज कर रहे हो, स्केल मतलब एकदम एग्जैक्ट, फिर भी मोटा मोटी सोचो अगर चौथा महीना यहाँ पर है तो छठा महीना थोड़ा इससे आगे होगा। यहाँ तक तुम ले गए 1 जनवरी से 30/6 तक, और इस डायग्राम से अगेन डीओए को पैरेलल मार्किंग कर लो। तो तुम्हारा यहाँ पे 3 मंथ गिरा प्री में और बाकी 3 मंथ गिरा पोस्ट में, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड रेशियो 3:3। फिर से एक और तरीका, मेरा टोटल 3 महीना फ्री था, तो इस 6 महीने में से कितना फ्री में गिरा होगा? इमेजिन करो जनवरी से जून मेरा ईयर है, तो कितना फ्री में गिरा होगा? सर जनवरी वाला महीना, फरवरी वाला महीना और मार्च वाला महीना फ्री में गिरा होगा। तो इस 6 में से 3 महीना फ्री है, तो बाकी 3 महीना हैज टू बी किससे कोलाइज कर रहा है? किस डायग्राम में किससे कोलाइज कर रहा है? पोस्ट से कोलाइज कर रहा है। ये टेक्निक से टाइम लग रहा है, पर आप प्रीज टू पोस्ट अगर निकाल लें स्मार्टली, क्या प्रीज टू पोस्ट मैंने आपको सिखाया था? 3:9। ये वाला 3 यहाँ पे कॉपी कर दो, इसका मैथमेटिक्स 6 करना है, तो 3 + 3 6। तो आप इसको एकदम सिंपली ऐसे करेंगे, 3 टू पोस्ट रेशियो निकाल लेंगे 3:9। आईडी में कॉपी कैसे करेंगे बेटा? 3 और बचा हुआ 3। इसका समेशन 6 मंथ के आंसर पे आना चाहिए, because interim dividend is given out of the profits of the first 6 months of the company. ठीक, अब हम लोग सम का स्टेप को कर रहे हैं। सब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एज द वर्ड यहाँ पे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू, इक्वेशन की तरह लिखो बेटा, क्लोजिंग पीरियड प्लस आईडी माइनस ओपनिंग पीरियड। ठीक, ये मैंने स्टेटमेंट में आपको कैसे लिखाया था? एड द interim dividend with the closing period and then deduct the opening period with the answer to find the profit during the year. तो ये सब बातों को एक साथ लिख लिए हम लोग। 21 का क्लोजिंग पीरियड यहाँ के लिए, इसमें इंटरिम डिविडेंड 3 लाख जोड़े, मीनिंग 3 लाख बांटने के बाद 21 लाख बचा हुआ है। अगर ये 3 लाख नहीं बांटते तो मैंने कमाया कितना लाख है? 24 लाख रुपया, वो निकाल दिए। माइनस ओपनिंग में पहले से 9 था, मतलब मैंने 9 से 24 का सफर दे दिया। कितना बचा? 15 लाख। और ये 15 लाख बचेगा हमारे प्री टू पोस्ट के रेशियो में।
नेक्स्ट एओपी टेबल का पढ़ाई क्या था बेटा, ओपनिंग वाला 9 लाख हमेशा ही प्री होता है, तो ओपनिंग पीएल प्री वाले कॉलम में आपके पास कॉलम बनेगा तो उसी को यूज करना बेटा। ओपनिंग पीएल 9 लाख यहाँ पर, जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो 3:9 के रेशियो में, तो 15 लाख को 5 बचे, 15 लाख की प्रॉफिट 3:9 में बांटो, 3.75 और 11.25, और इंटरिम डिविडेंड ऐड एक बार के लिए हुआ था ताकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए, लेकिन ये 3 लाख असल में तो बच चुका है, इसलिए अब मुझे भी यहाँ से लेस इंटरिम डिविडेंड करना पड़ेगा 3 लाख, लेकिन वो 3 लाख किस रेशियो में करेंगे बेटा, इन द आईडी रेशियो, जो कि हमारे सामने 3:3 है। इसको जानबूझ के मत काटना बेटा, 3:3 1:1 मत बोलना, तुम्हें 6 देना दिखेगा नहीं तो तुम समझोगे नहीं, इसको 1:1 मत करना प्लीज। तो इसका हाफ हो गया 1.5 माइनस 1.5 माइनस 11.25 9.75, और जो मैं शुरू से प्रूफ कर रहा हूँ उसको वापस प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे तुमने इनको बांटा, ये दोनों मिलकर हमारा क्लोजिंग पीरियड स्टेट कार्ड के बराबर देखो है कि नहीं है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस मैथमेटिकली हो जाएगी कि हाँ भाई स्टेट कार्ड आ रहा है, ठीक है किया है। ये मैं नए सम में नहीं करा पाऊंगा, छोटे सम में दिखा सकता हूँ कि नए सम में दिया भी बन जाता है, रिवाइजेशन में क्वेश्चन दिया जाता है, तो उस समय ये भी दिखा सकते हैं, अभी आप समझा सकते हैं, उस समय कैलकुलेटर पर वही चेक कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब बताओ, हमने इनके पहले वाली क्लासेस में पढ़ाई करी थी प्री डिविडेंड वाली, तो अब इनसे भूल गए थे, मैं खाली बताओ यही एग्जाम्पल 10-18 वाले में अगर प्री डिविडेंड हो तो तुमने क्या पूछा, क्या पढ़ाई की, यूपी में प्री डिविडेंड कैसे ट्रीट करते हो, 2 लाख प्री डिविडेंड क्या करते हैं, ओपनिंग से जो करते हैं वो बोलना बेटा, ओपनिंग से प्री को लेस कर देते हैं, उसके बाद जैसे सोचते वैसे सोचते हैं, तो अगर ओपनिंग से प्री डिविडेंड कभी आ गया तो 2 लाख लेस करके सोचते हो। अब मान लो प्री भी उसी सम में है और इंटरिम भी उसी सम में है दोनों, तो पहले तो डरना बंद करना बेटा, माउंटेन ड्यू पी लेना, एक एक करके चीजों को रखो, एक कदम, पहला फिगर ओपनिंग से प्री लेस डन, अब प्री भूल जा, क्लोजिंग में इंटरिम डिविडेंड ऐड 21, अब इस सम को 21 और 8 से पकड़ ले, और जो करते थे वो करना है, क्लोजिंग पीरियड 21 माइनस ओपनिंग पीरियड 8, जो डिफरेंस आया जो भी आया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:4 रेशियो, और इंटरिम डिविडेंड को लास्ट में उसके रेशियो मार्क देंगे। ये सब आप लोग के लेवल पे आया नहीं, कभी देगा नहीं सोचते हैं, पर दे दिया तो क्या है, दे दिया यार क्या प्रॉब्लम है, मैनेज कर लेंगे, तो पहले इसको रफ में सॉल्व कर लेना। सम बेटा यहाँ पर स्पेशल चीज ओपनिंग पीरियड 10, क्लोजिंग पीरियड 40, प्री डिविडेंड 8, प्री 8 और इंटरिम डिविडेंड 4, प्री टू पोस्ट का रेशियो हमने 40 के बाद एक बार सॉल्व भी कर दिया है, तो बस इसी को देख के बता दो इंटरिम डिविडेंड रेशियो क्या तैयार हो जाएगा, 4:2, नहीं दिया 4:2, क्योंकि इसका मैथमेटिकल समेशन हमेशा 6 महीना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ओपनिंग पीरियड आपका 10 था, उसमें से प्री डिविडेंड 8 चला गया, अब आप भूल जाना 10 को, अब आप अपने आप से बोलना मेरा ओपनिंग पीरियड 2 लाख है, फिर मेरा क्लोजिंग पीरियड
में प्लस इंटरम डिविडेंड करना जो मेरा इक्वेशन था, माइनस ओपनिंग पीएल करना। ऐसा करने से मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये कहलाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो क्लोजिंग पीरियड है 40 प्लस इंटरम डिविडेंड है 4 माइनस ओपनिंग बचा हुआ है सिर्फ 2। ठीक है, ये लाइन हटा दो, मैं यूज कर लिया ऊपर। और इस 42 को बच्चे किस रेशियो बांटना है? 4:8। हमेशा लॉजिक बोलिए बेटा, 3:4 के रेशियो बांटना है, 4:8 के रेशियो बांटना है। और बाद में जब सब हो जाएगा तो इंटरम डिविडेंड को फाइनली क्या करना है बेटा? इंटरम डिविडेंड रेशियो में माइनस कर देना है। तो आइए टेबल में लिखें, ओपनिंग पीरियड नीचे चला गया, कोई बात नहीं। ओपनिंग पीरियड कितना था बेटा अपना? सोच के बोलना, सोच के बोलना। 2 लाख। आपके लिए 10 को ही बेटा, क्योंकि आपने तो 10 में से फ्री सबसे पहले इनर कॉलम में अंदर में रेस्ट कर दिया होता है, तो 8 है, गायब हो चुका है। अब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 42 को बांटिए, 14 और 28 से बांट रहे बेटा, 4:8 में बांट रहे हैं आप। और लेट आईडी करेंगे, आईडी के रेशियो में 4:2 में आईडी अमाउंट कितना है? 4 लाख है, तो 4 लाख को बांटे। टू 2.67 1.33। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये फिगर आपका क्लोजिंग पीरियड से मैच कर जाएगा। रिमेंबर 2 फ्रीज खाली, प्री डिविडेंड हमेशा ओपनिंग से लेस होकर, ओपनिंग भूल जाओ उसको, अब भूल जाओ उसको, वो लेस हो चुका है, 2 बचा है। इस 2 को कंपेयर करना है हमको क्लोजिंग पीरियड के साथ, लेकिन आईडी वाले केस में प्लस इंटरम डिविडेंड जोड़ते हुए कंपेयर करना है। और लास्ट में आईडी को एक बार क्या कर देना, वापस से माइनस। ऐसा करने से जो 4 लाख ऊपर जुड़ा वो 4 लाख माइनस भी हो गया, लेकिन रेशियो परफेक्ट हो गया। Come to question number 4 बेटा। Question number 4, page number 216, question number 4। Okay, the following is the summarized balance sheet of head company and subsidiary head। ये नाम बेस्ट होता है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मैच कर जाता है। 30 नवंबर को एंड है, ये कैसा डेट है भाई? कोई बात नहीं, अगर 30 नवंबर पे एंड है तो इसका चालू होने वाला डेट करने का बहुत सिंपल, पहले इसमें +1 कर दो, मन में इसमें +1 कर दो। नवंबर में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा तारीख में पहुंचेंगे? 1 दिसंबर पे। ये सम दिसंबर 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर का सम है। ठीक है बेटा, 12 महीने का काउंटिंग पता चल गया, दिसंबर डेट है चालू होने का ये पता चला। वही स्टाइल शेयर 10 रुपये ईच का है, तो यहीं पर नंबर ऑफ शेयर डिसाइड हो गया। हमें सब्सिडरी का नंबर चाहिए 1500 नहीं
15,000 शेयर है उसके पास में, 15,000 इक्विटी शेयर। रिजर्व है और ट्रेड पेबल्स है, ज्यादा कुछ है भी। असेट साइड में टैंजिबल असेट्स है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सब्सिडरी कंपनी का उसके पास 10,000 शेयर है। टोटल शेयर 15 है, 15 में 10 है, यानी उसके पास डिग्री ऑफ होल्डिंग है 2/3। 10,000 बाई 15,000 66% होता है। उसको परसेंट में रखोगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो जैसे 66.66 दिखे तुरंत इंटू 100 भूल जाओ, उसे फ्रैक्शन में छोड़ दो। तो आपका डिग्री ऑफ होल्डिंग हो गया था 10/15, 10/15। तो ये 10/15 नथिंग बट 2/3 होता है, 2/3। और मेरे पास अगर 2/3 है तो सामने वाले के पास 1/3 है। मेरे पास 66.67 है तो सामने वाले के पास 33.33, पर इससे फार बेटर है 1/3 कर लेना। कभी भी इसको ऐसे मत सॉल्व करना, हमेशा स्प्रेडशीट सॉल्व करना। इसका इक्वेशन क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इन हेल्ड एट कंपनी बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इन एच कंपनी ऑफ एच कंपनी इंटू 100। अपनी इच्छा अनुसार जब अच्छा परसेंट लिखे तो इंटू 100 रखना, नहीं लिखे तो इंटू 100 लिख कर काट देना और फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना। ये फिगर ध्यान देना, हमेशा 50 के ऊपर ही होता है, क्योंकि अगर 50 के ऊपर नहीं हुआ तो ये 21 अप्लाई नहीं हो पाएगा और सब एग्जाम में करना है। लिख देना नो डिग्री ऑफ होल्डिंग अबव 50%, तो ये होल्डिंग ही नहीं है, हमें 15 नंबर मुफ्त कर दीजिए, कुछ करने की दरकार नहीं हमको। ऐसा होगा नहीं ना फिर कभी। इन्वेंट्री रिसीवेबल्स कैश रिजर्व सरप्लस में जीआरपी है और पीएलपी है, कोई एक्सेप्शनल वर्ड नहीं। पीएल क्रेडिट यानी प्रॉफिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट है, फर्नीचर है। You are required to prepare a PDF on 30th November 15 showing in detail necessary adjustments and taking into account the following data. एस लिमिटेड अक्वायर, मैं उसकी कंपनी में शेयर खरीदा और 1 दिसंबर 14। बताओ भैया मैंने कौन से दिन शेयर खरीदा, सन के डेट के हिसाब से बताना आपको। 1 दिसंबर से आपका सन है और आपने खरीदा था 1 दिसंबर को खरीदा, इसका मुझे कितना फ्री कितना कॉस्ट बताना आपको। 0, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज फॉर 0:12, 0:12। यहीं पर नोट नंबरिंग नहीं दे सकते कि नंबरिंग खराब हो जाएगी, जस्ट नोट डिग्री डिग्री फ्री टू पोस्ट रेशियो 0:12। तो जो साल का पहला दिन शेयर खरीद लेता है वो सबसे आसान होता है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो विश्व की मेहनत ना के बराबर होगी बेटा। आगे when the balance in the PL account and the general reserve, तो जब आप ये नाम पढ़ रहे थे तो पहला नाम PL पढ़े, दूसरा GR पढ़े, तो समझ कर 66,000 PL है और 9,000 फिगर GR का है। ये आइडेंटिफाई खुद को रखना मन में। ठीक, सन्ड्री क्रेडिटर, अच्छा ओपनिंग वाला फिगर फ्री होता है, याद रखना। Sundry creditors 40,000 in the books of holding company on 30/11/15 included a sum of 24,000 रुपया payable to subsidiary company for the credit purchase on which the latter company made a profit of 6,000 in 2014-15। या तो आप शब्दों के जाल में घुस जाइए और कभी समझिए मत, या बताइए कि पूरे सेंटेंस में मेरे को क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज की पढ़ाई करेक्ट। सेट ऑफ के लिए क्या 2 वर्ड में बार बार आपके कान में डालते जा रहा हूँ, क्रेडिटर इंक्लूड या डेटर इंक्लूड। तो बताइए कौन सा अमाउंट है यहाँ पर जो क्रेडिटर इंक्लूड है। सेंटेंस लेकिन चालू क्या किससे हुआ, क्रेडिटर ऑफ 40। जो बच्चे रट कर हड़बड़ी में जाते हैं वो एग्जाम में सेट ऑफ तो जरूर करते हैं,
वो 40 पर आते हैं। कुछ बच्चे थोड़ी और बुद्धि लगा के 40 में से 24 माइनस कर देते हैं, कुछ तो करना है ना सर, दिया मैं। आप समझे ये क्या है? क्रेडिटर ऑफ 40 मतलब होल्डिंग का क्रेडिटर 40 का है। तो जरा देख लाइबिलिटी में जाके देखा, ट्रेड टेबल के सामने होल्डिंग कंपनी का फिगर 40,000 दे रहा। वो बेकार एक फिगर दे रहा, तुम्हारे मन में वजन डाला ताकि तुम गाँव कर दो, भी तो गाँव करते हैं। हमने इसे बार बार एक वर्ड बोलना है, डेटर इंक्लूड सेट ऑफ का फिगर, क्रेडिटर इंक्लूड सेट ऑफ का फिगर। तो मेरा पर्टिकुलर साइड होना चाहिए कि मेरा क्रेडिटर सब, इसके बाद में सीधा रुका इंक्लूड पर, और इंक्लूड के बाद में रुका कौन सा अमाउंट पर? 24,000 रुपया पर। ये सेटअप हो गया, तो मेरे को सेटअप अमाउंट मिल गया 24,000 का। यानी अभी भी क्रेडिटर्स में 24,000 रुपया मेरे को देना पड़ेगा क्रेडिट परचेज का, ऑन विच द लैटर कंपनी मेड अ प्रॉफिट। नाउ दे आर कनेक्टिंग द सेंटेंस यूआरपी के साथ। इस सामान पे लैटर कंपनी मतलब बाद वाली कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपया। तो कितने रुपए के सामान पे 6,000 की प्रॉफिट हुई बेटा? 40 की पिक्चर नहीं है मेरे लिए। तो 24,000 के सामान पे अगर आपकी 6 की प्रॉफिट हुई है, तो आपका प्रॉफिट रेशियो इस सब में इनडायरेक्टली दिया है। बाकी सब में प्रॉफिट रेशियो दिया होता है 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन ये। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट रेशियो होगी 6/24, 6/24, यानी फ्रैक्शन में रखते बेटा 1/24 या 25%। ये प्रॉफिट रेशियो आने के बाद अब आपको ढूंढना है लाइन। यूआरपी हमेशा किससे निकलता है? मैं बार बार एक वर्ड की बोलता हूँ, वही लाइन यूआरपी हमेशा अनसोल्ड का, मुझे अनसोल्ड स्टॉक ढूंढना है। आगे बढ़ा, मेरे को 4 में दिखाई देगा डी है, लेकिन डी में भी ढंग से बताना कैसे लिखा हुआ लाइन। स्टॉक ऑफ 1,02,000 ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी ये बोल रहा होल्डिंग कंपनी का स्टॉक 1,02,000 है। मुझे क्या करना है भाई इससे? ये फिगर देखो बैलेंस शीट में है, इन्वेंट्री के सामने, मुझे इसका कुछ नहीं करना होता है। मुझे तो चाहिए वो सब जहाँ इंक्लूड लिखा हुआ है। तो मैं वापस से पढ़ा, इस बार पढ़ा स्टॉक, उसके बाद पढ़ा इंक्लूड, और उसमें अनसोल्ड स्टॉक कितना बेटा? include unsold stock, highlight the word unsold stock goods purchased from subsidiary company at a cost of rupees 18,000 रुपया। तो मैंने ये सामान 18,000 में परचेज किया। अगर मैंने ये सामान परचेज 18,000 में किया एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 रुपया, तो मेरा क्वेश्चन है ये 6/24 1/4 ऑन सेल है, क्योंकि 24,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, 6/4 25% ऑन सेल है। तो आप इस 18,000 पे कौन सा रेशियो लगाएंगे? जो 25% है वो, कि 25 को 1/3 कन्वर्ट करेंगे? तो सीधे 1/3। क्यों 1/3 करेंगे बताइए? क्योंकि 1/3 ऑन कॉस्ट के थी। ठीक है, फिर एक बात पूछता हूँ, सुन रहे हैं आप रॉन्ग में रहते ना? अब सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैं दुकान में गया, मैंने बोला भैया टीवी कितने का? एलईडी देख रहा हूँ, बोला 32,000 रुपये का। मैंने बोला लो भैया 32,000 रुपये टीवी ले लिया। मेरा कॉस्ट कितना पड़ा? दुकानदार का कॉस्ट भी 32, मेरा कॉस्ट भी 32। कॉस्ट शब्द धोखेबाज शब्द है। कॉस्ट टू द बायर इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेलर। ये लाइन आपको मैंने डिपार्टमेंट ब्रांच हायर परचेज के जमाने से पढ़ाई है, उस दिन से आपके काम में डाला है और आज भी डाल रहा हूँ, क्योंकि आप हर बार ये गलती करते हो। आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं, खाली उसके वर्ड उठाते हो कि अनसोल्ड के आगे में कहीं भी एक वर्ड कॉस्ट लिखा हुआ। बार बार सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, परचेज फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी एट अ कॉस्ट, मैंने परचेज किया तो वो मेरा कॉस्ट है बेटा 18,000 रुपया। मेरा कॉस्ट हमेशा सेलर का सेलिंग प्राइस है, यानी ये एसपी है, और अगर ये एसपी है तो 25% एकदम सही है, कुछ करने की दरकार नहीं है। कॉस्ट टू द बायर equals to selling price of seller। अगर वो लिखता सेलर की कॉस्ट 18,000 है, बट लैंग्वेज ऐसी नहीं है बेटा।
बायर परचेजर की कॉस्ट 18,000 रुपये है, ठीक है। और 18,000 के बगल में आपकी इस लाइन को कनेक्ट करना, लिख लेते था 18,000 के बगल में लिखना दिस इज सेलिंग प्राइस नॉट सीपी, और यहाँ पे एस्टेरिस्क 1 देना, और नीचे इसके एस्टेरिस्क 1 के हिस्से से इसको मिला देना कि ये एस्टेरिस्क 1 है। चले, फिर इसका वर्किंग नोट सभी को बेसिक है, अलग से नोट 7, नोट नंबर 7 बच्चों, प्रॉफिट रेशियो 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000 यानी 1/4 ऑन सेल। ये कहाँ से मिला अपने को, किस पॉइंट को पढ़ के मिला ये सारा डेटा 6 और 26 वाला, वो भी लिख के रख लो। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी से मिला। और ये 18,000 अपने को मिला पॉइंट नंबर बी से, 18,000 इंटू 1/4 यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन अनसोल्ड स्टॉक, और अनसोल्ड स्टॉक 18,000 इंटू 1/4 4,500 का यूआरपी आया। ठीक है, बैक टू द सम। ज्यादा परसेंट पॉइंट नहीं बचा, ज्यादा ठीक हाई बचा है। ठीक, क्या बोल रहा बेटा, एओपी बनाना तब तक मत चालू करना बेटा, ऐसा खुदरा वर्किंग नोट पहले बना लेना, यूआरपी से पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर एओपी तब तक मत चालू करना तो तुम्हें सारे पॉइंट भी पढ़ ली, ये डिसाइड नहीं कर लिया नो इम्पोर्टेंट बात कि डिविडेंड है क्या, बाद में बहुत बातें पढ़ोगे बोनस है क्या, और कहीं पर इवैल्यूएशन लेकर, जब तक ये चीज डिसाइड नहीं हुई एओपी चालू मत कर देना। डोंट इवन राइट अ वर्ड, कॉलम बना के अलग बात, कुछ नहीं लिखना। एस डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हमेशा पेड दिया जाता है बेटा, लिखे चलिए लिखे, ये बात याद रखनी, हमेशा पेड जाता है, ये ड्यूरिंग द ईयर है। और 8% पर एनम, डिविडेंड में पर एनम होता ही नहीं था, रॉन्ग शब्द है, डिविडेंड इज नॉट लॉजिकली पर एनम, डिविडेंड हमेशा स्लैश परसेंट होता है मल्टीप्लाई बाय ट्रेडर कैपिटल, लेकिन हमने वापस एक झटका दे रहा है, ये क्या हो जिसकर पर एनम ऑन कितना तारीख को बांट रहे हैं, 2/6 लिखा तारीख है, 2/6 को लिखा है, जिस तारीख लिखा है कुछ अधिक तारीख, तो 2/6 मतलब 2 दिन बीत के मत गिनना, 2/6 को एक से मानना, तो दिसंबर का सम से, ये तो नहीं बोले हो ना, तो दिसंबर के बाद अगर हम 2/6 में खड़े हैं तो दिसंबर पूरा सिंगल डे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2/6 मतलब जून चालू नहीं हुआ है, कितना महीना गिनना हुआ, 6 महीना, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट डिविडेंड इज गिवन फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, पर एनम का मतलब है 6/12, पर एनम का मतलब है 6/12। मान लो ये बच्चों 2 महीने होता, सुनो ना, मान लो ये 2 महीने होता, तब आपका 2 महीने तक आंसर होता 5 महीना, आपका डिविडेंड निकलता है इंटू 5/12। लॉजिकली डिविडेंड पर एनम नहीं होता है, और कभी कभी सम्स की दुनिया में वो लोग ऐसा वर्ड दे तो इंटू मंथ करना पड़ता है, जिस दिन बांटे उस दिन तक का डिविडेंड। तो नोट नंबर 3, dividend is computed on the paid-up capital. Dividend is computed on the paid-up capital. It's a flat rate but in the given question it is mentioned that, क्या mentioned this question बेटा, it is mentioned that, mentioned 8% per annum
percentage. So we have to compute on hटाओ dividend for 6 months, that is 1 दिसंबर 14 to 2 जून 15। Therefore, ID equals to डेटा कैपिटल कितना बेटा? 1,50,000 डेटा कैपिटल है इंटू 8% रेट ऑफ डिविडेंड है और पर एनम है इसलिए 6/12 है। 6,000 यही पर एनम नहीं होता बेटा तो कुछ भी ज्यादा होता है, ये हट जाता है, 6/12 गायब हो जाता है और ये आंसर चेंज हो जाता है। अब अपना 3:4 का रेशियो ऑलरेडी कितना आ चुका बेटा? 0:12 और आईडी रेशियो अपने निकाल चुके, वहां पे लिख चुके, पहले लिख चुके ना, नहीं तो लिखो फिर यहाँ पे 0:6। यहाँ से ये वर्ड हटाओ तो आईडी इज इक्वल टू ये सब हटाओ। अब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का इक्वेशन क्या होगा बेटा? इस सम में आईडी वाले सम में क्या होगा, क्या लैंग्वेज था? क्लोजिंग पीरियड प्लस आईडी माइनस ओपनिंग। और बाकी दुनिया के सारे सब में खाली बता दो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर पूरे चैप्टर के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पीरियड, तो खाली इक्वेशन में जरा सा चेंजेस आ रहा है, क्लोजिंग पीरियड प्लस इंटरिम डिविडेंड माइनस ओपनिंग पीरियड। क्लोजिंग पीरियड कहाँ सर्च करते हैं बच्चों? बैलेंस शीट शेड्यूल्स में होगा या बैलेंस शीट में होगा? तो रिजर्व सरप्लस मटेरियल सब्सिडरी कंपनी का, तो रिजर्व सरप्लस मटेरियल ऐसे है ना, ईयर पहले है तो 80,000 रुपया है, करेक्ट, और 80,000 प्लस आईडी 6,000 माइनस ओपनिंग पीरियड इंफॉर्मेशन में रखो माइनस ओपनिंग कितना बेटा? 66, रिजल्ट 20। हो गया साहब, मेन पढ़ाई खत्म हो गई, ये राइट हो गया, उसके बाद तो खाली पोस्टिंग है। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट टेबल, यहाँ पे ये वर्ड 3:4 कटाई बेटा, कंसिस्टेंट होगा। एओपी टेबल में ओपनिंग पीरियड 66 पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट में गिरा। उसके बाद इंक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन पीरियड ऑलरेडी नीचे सॉल्व करना, तो बेकार में वापस थोड़ी मेहनत करेंगे, यहाँ तो निकाल चुके प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज इन पीरियड या प्रॉफिट ड्यूरिंग द फिगर इसलिए कितना रुपया था? 20,000 और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या रेशियो था? 0:2। फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? पूरा पोस्ट में लिख दो, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज पोस्ट, पूरा 20 पोस्ट में आ गया।
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 0:12, पूरा ये कोर्स में आ गया। फिर जीआर भी है क्या? ओपनिंग जीआर नहीं, आईडी भी तो माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस इंटरिम डिविडेंड अमाउंट पहले बताओ 6000, डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो बताओ, तो लिखो सारी बातें लिखो, उसके लिए लिखो, एग्जाम में शॉर्टकट कर लेना, ये सब वर्ड मत लिखना, खाली 0:6 लिख देना। तो ये पूरा का पूरा 6 माइनस साइन क्या आया, ये हटाओ ये वर्ड, ओपनिंग किया बेटा इंफॉर्मेशन से मिलती है, जरा शिफ्ट करो ना, ज्यादातर इंफॉर्मेशन होती है। ओपनिंग पॉइंट नंबर 1 में ओपनिंग किया कितना, नहीं, तो कैपिटल प्रॉफिट में ओपनिंग किया और इंक्रीज इन जीआर के लिए क्लोजिंग जीआर पढ़ो, 30 में से 9 गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0:12 में। इस बार अपना होल्डिंग कंपनी का रेशियो था बेटा 2/3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रेशियो था 1/3, 50, 25, बाकी दोनों चेक कर लें। इसके बाद से कोई भी स्टेप में चेंजेस नहीं होगा, मेक एन अटेम्प्ट, बाकी स्टेप फिलअप करें।
हो गया। चले देखिए भाई एक बार और कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेबल में खड़े, यहाँ पे कुछ वर्ड गलत लग रहे हैं, ये 2 बार आते हैं। इन्वेस्टमेंट का फिगर बताओ कहाँ देखते हैं, सोच बताते जा रहा हूँ, अब स्टार्ट करना बेटा, अब रुक जाना, स्टार्ट करना। इन्वेस्टमेंट असेट है, देखते हैं कितना लाख का इन्वेस्टमेंट से 80 लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी में, उसका कैपिटल 1.5 लाख का है, मेरा उसमें हिस्सा 2/3 है, यानी डिग्री ऑफ होल्डिंग से इंटू हो गया। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एओपी टेबल से देखते हैं, एओपी टेबल कितना 50, तो 30 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी गुडविल, पॉजिटिव यानी गुडविल। ठीक, MI is nominal value of shares held by them, तो 1.5 लाख अपनी हमेशा एक ही जैसी सोच है, यहाँ से देखते हैं 1.5 और इनटू इनका हिस्सा है 1/3। इसके अलावा 3 चीजें एओपी से आती हैं, बाकी दोनों बताना। 4 so that is 81,000। CPL में बैलेंस इन द PL ऑफ एच कंपनी, शेड्यूल 1 से देखेंगे, एच के कॉलम में PL का फिगर कितना 1.5, ओके। यहाँ पे एरर है बेटा, प्लस शेयर इन रेवेन्यू PL ऑफ एच कंपनी, जो इसके वर्ड में भी बोलते रहने से रिवाइज हो ही रहता, एच का शेयर मतलब एच के PL में मेरा शेयर 933 और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक जो नोट नंबर 7 में आगे निकला है, नंबर 4500 कितना 154866 डन बेटा। कंसोलिडेटेड रिजर्व में बैलेंस इन PL ऑफ होल्डिंग कंपनी शेड्यूल नंबर 1 से मिलेगा, ये आपके सामने कितना, और शेयर इन द रेवेन्यू रिजर्व यूपी टेबल से मिलेगा, एच का कितना हिस्सा मिला 66 हाँ प्रिंटिंग एरर हो गया, जब वो ऐसा फिगर है तो 2667 होता है, 66 की सीरीज हमेशा 7 से खत्म होती है, 3 की सीरीज 3 से खत्म होती है, 4 से 3 से होती है, तो ये दोनों का टोटल ये 21266 ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने था ऑफ होल्डिंग विद एच कंपनी, सेम यूज कर ले रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल सिर्फ एच का है, सिर्फ एच का, एच का कितना बेटा 4 लाख। आप जहाँ जगह वही लिखना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रिजर्व सरप्लस में थोड़ा स्पेस मिसमैनेज हो गया, इसलिए आप मैनेज करके लिख रहे हैं, एक CPL है, एक कंसोलिडेटेड रिजर्व है, कितना कितना फिगर है
कंसोलिडेटेड रिजर्व का फिगर है 212667 और सीपीएल का फिगर है 154866 6751। कोई कैप रिजर्व नहीं है बेटा, कैप रिजर्व लिमिटेड है, कैप रिजर्व नहीं है, गुडविल है, टेंशन नहीं है बेटा। एमआई नोट 5 से आया था, नंबरिंग थ्री करके 81,000। शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ अजीब सा वर्ड है, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एरर, नॉन करेंट लायबिलिटी लिखी नहीं गई है, उसका नंबरिंग मत बैठाना वरना आउटपुट हो जाएगा। तो बैठाना ये 3 ये 4 को 5 और 6 करो। इस टेबल में क्या है बेटा, पहला स्टेप है दोनों अमाउंट को लाइन करेंगे, जोड़ो, कंपेयर करो बेटा। अमाउंट लिखा है तो क्या कंपेयर करो, ठीक है ना। अमाउंट कहाँ से देख रहे हो वो सोच से इम्पोर्टेंट है। बैलेंस शीट में गए, लायबिलिटी में टेबल्स के सामने अमाउंट छोड़े और ये सेट ऑफ का फिगर है, सेट ऑफ पॉइंट नंबर बी में था, यहाँ पे ये बी पॉइंट नंबर बी है। तो रिवाइज करते समय काम लगेगा। और इसी मोमेंट पर मैं एक बार, क्योंकि मेरे पास बना हुआ है, तो इसी मोमेंट पे डेटर्स को झांक लूंगा, डेटर्स के सेम अमाउंट 26,000 बेटा सेट ऑफ हो गया। ब्रैकेट का अमाउंट चेक कर लेना, ठीक है बेटा ना। तो ये भी सेट ऑफ हो गया। ये वाला 4,500 स्टॉक में यूआरपी हो गया। टैंजिबल फिक्स्ड असेट ओरिजिनल सम्स बताना तो बेटा, ओरिजिनल शेड्यूल है कुछ उसका, है ना। तो अपने पास इतना जगह नहीं कि मैनेज कर, तो यहाँ मैनेज करते हैं। शेड्यूल नंबर 2 पे आना, टैंजिबल फिक्स्ड असेट, इसको बाद में शेयर कर देना बेटा। इन सबका सीडीएस फिगर बताओ। 220 प्लस 89 3,09,000 नहीं, ये 14779 30 तो अपने यहाँ पर इनटैंजिबल्स के सामने मैं बदल के लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिखना 535 लिख दिए। रेफर शेड्यूल गुडविल नोट नंबर 4 से है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से 30। करेंट असेट्स अंडरलाइन की हेडिंग इन्वेस्टमेंट रिसीवर्स बताई दी और कैश में कुछ नहीं जोड़ना है, खाली अमाउंट बोल दो तीनों का 16,550 और सबका ग्रांड टोटल 923950। सुन के लिख लीजिए बेटा 923950।
923,950 मैच कर जाएगा दोनों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अभी आपको बहुत ही हल्का सम लगेगा कंपेयर टू अदर सम की अब डन। इसके लिए कुछ स्टेप करा दूंगा, एक मेन स्टेप करा दूंगा जो है यूपी, उसके बाद की क्वेश्चन आप कर पाएंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी एंड सब्सिडरी वाई कंपनी। तो एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया। दिसंबर 31 का सम है, मतलब ये जनवरी से दिसंबर वाला सम है। शेयर 10 रुपए वाली है, इस 1 लाख से तो कोई मतलब नहीं है, सीधा सीडीएस में चला जाएगा। और ये 50,000 में नंबर ऑफ शेयर हो गए 5,000। इस बार कुछ नया दिख रहा है कि नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स है, तो क्या ऐसा एज इट इज कॉपी कर देंगे, जब तक कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है एज इट इज कॉपी कर देना है। इधर ट्रेड टेबल से सेट ऑफ हुआ तो काम लगेगा। अभी हमारा फोकस इस पर है, 4 पर। अगर मेरे पास 4 है तो मन में मैंने सोचा अच्छा उसके 5 में मेरे पास 4 है, मतलब मेरा डिग्री ऑफ होल्डिंग हो गया 4/5 यानी 80%, बाकी 20 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना। Formula wise number of shares held in X company by total number of shares of X company। फिर आगे बढ़े साहब, इधर में कुछ खास वर्ड है नहीं, जहाँ जहाँ शेड्यूल से पढ़ लेंगे। इधर जीआर और पीएल नॉर्मल है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। इनफैक्ट हमें तो एक्स कंपनी में वो यहाँ क्लोजिंग पीएल नजर नहीं आ रहा। कैश बैंक अलग अलग है, कोई बात नहीं है। बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करना आपको इन सबको लाइन बाय लाइन जोड़ करके। एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड द शेयर इन वाई कंपनी, एक्विजिशन का डेट है 1 जनवरी 15, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जनवरी 15। अपना बैलेंस शीट डेट भी जनवरी है, यानी ये फर्स्ट डे का सम है। और फर्स्ट डे का मतलब हो गया प्रीवियस टू पोस्ट रेशियो 0:12। कॉपी में लिखे रखिए बेटा, नोट टू प्रीवियस टू पोस्ट रेशियो 0:12। एक लैंग्वेज बोल के रखना चाहिए था। फर्स्ट डे एक्विजिशन का सम है, मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे एक्विजिशन का सम इज ऑलवेज 0:12। When Y company had 25,000 in the general reserve and 20,000 in the PL account, credit balance मतलब नॉर्मल है, डेबिट होता तो टेंशन है, सोचना पड़ता है। यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है। स्टॉक अभी बात करने का कोई दरकार नहीं है, मतलब यूपी में इंटरेस्ट पर अपने डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक इन ट्रेड ऑफ वाई इंक्लूड, तो मेरे काम का वर्ड स्टॉक, इंक्लूड काम का, ऑफ द वैल्यू 20,000। वैल्यू मतलब ये हुआ कि ये सेलिंग प्राइस है
परचेज फ्रॉम एक्स, तो मैंने किससे खरीदा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बेचा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 25-20 हजार का सामान है ऑन विच तो सामने वाला कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 25%, तो कॉस्ट पे 1/4 है, यानी सेलिंग प्राइस पे 1/5 है। इसमें से मल्टीप्लाई करते समय सोच होती है ये नाम मैच करना चाहिए, दोनों सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई होता है, इससे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, तो नोट 3 URP is equal to unsold stock into profit percent प्रॉफिट वाला 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया 4,000। कहाँ से एडजस्ट होगा बेटा 4,000, सोच तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं, कहाँ से एडजस्ट, कहाँ से एडजस्ट, सीपीएल से लेस, दूसरा बैलेंस शीट में स्टॉक से। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स आया कि बैलेंस शीट में स्टॉक वर्ड नहीं है, बैलेंस शीट में स्टॉक वर्ड नहीं है, वहां पे इनफैक्ट तीनों वर्ड नहीं है, खाली करेंट असेट है, तब किससे लेस करोगे, ये तीनों नहीं है, खाली करेंट असेट है, एक वर्ड है, तो किससे लेस करोगे, करेंट असेट से। उस समय न्यूज पर सेट ऑफ भी करेंट असेट से होगा, यूआरपी भी उससे होगा, क्योंकि हम मन में सोचे इसी में तो स्टॉक होगा ना, इसी में तो बेटर होगा, तो क्या प्रॉब्लम है। डेटर्स ऑफ 4,000 इंक्लूड 2,000 फ्रॉम एक्स, तो मेरे को डेटर से मतलब, इंक्लूड से मतलब और दो से मतलब, यानी दिस इज माय म्यूचुअल सेट ऑफ, खाली सेट ऑफ लिख, तो डेटर से भी लेस, क्रेडिटर से भी लेस हो जाए, कितना कितना होगा, 2,000। तो यहाँ पे हिंट लिख के छोड़ देते, जब आप एग्जाम में बात करते करते ऐसे लिख के छोड़ देना, लेस 2,000 डेटर क्रेडिटर के सामने, तो बाद में क्या होगा, तुम जब बैलेंस शीट जाओगे तो दिखेगा, लिखेगा है। अब कुछ जगह लेकिन एग्जाम में पेपर में लिखना भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो पेंसिल से स्लाइड में या मैनेज करके जैसे डॉक्यूमेंट लिख लगे, the proper value of land and building which stood at 30 in the books of वाई, तो ये पढ़ते पढ़ते वो जर्नी करो, जाओ वाई की बुक्स में बिल्डिंग के सामने पक्का चीज है कि नहीं है, ये बता रहे हैं कि वाई की बुक्स में जो लैंड एंड बिल्डिंग फीस है उसका रिवैल्यूएशन हुआ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने पर, 50 पर, तो 30,000 50 बन रहा है, 30 था 50 बनाना है, तो बिल्डिंग को इसका मतलब इंक्रीज करना है 20,000 से, और जब ये रिवैल्यूएशन हुआ है इसका मतलब ये अपने आप में मेरा कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में जाएगा। लेकिन इस सब में अनलाइक द सम वी डिड लास्ट टाइम, डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है था, खैर बच गए, बहुत मेहनत बच गई तुम्हारी, बैंक बच जाती, डेप्रिसिएशन नहीं तो सकती, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, 25 और 50 बढ़ा, 20 से बढ़ा तो 20 कैपिटल प्रॉफिट में जोड़ दे, कभी कभी इसी तरह से हो गया 10 से दिया, कुछ नहीं, कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में 10 माइनस करके छोड़ दे, इसका इम्पैक्ट, लेकिन ये तो एक है, डबल इम्पैक्ट भी होता है, बैलेंस शीट में ऐसे नहीं बोलो, एग्जैक्ट बोलो ना, लैंड एंड बिल्डिंग बोल दे, इतना हम लोग सब समझदार है, लैंड एंड बिल्डिंग पता है बैलेंस शीट में होती है, पता है एसेट में होती है, पता है फिक्स्ड एसेट के अंदर होती है, तो बिल्डिंग के साथ इसको ऐड कर देना, तो ये साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस हो जाएगा।
ओपनिंग पीएल $20,000। इंफॉर्मेशन नंबर 1 में होता बेटा, इंफॉर्मेशन में होता 1 या 2 कहीं भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन में होता ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली। उसके बाद पीएल का क्लोजिंग पहले पढ़ के डिसाइड करो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। और पीएल यूं ही नहीं पढ़ते बेटा, सोच के जाते हैं। मैं पीएल पढ़ रहा हूँ सब्सिडरी का, एनालाइज सब्सिडरी की प्रॉफिट होती है, होल्डिंग करता है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 5। तो इंक्रीज इन पीएल एक्सप्लेन करना 25 माइनस 30 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या रेशियो थे इसमें 0 ना, फैन फिलअप दिया रहता है। इंफॉर्मेशन 1 सॉरी 25। क्लोजिंग बैलेंस शीट में गए, शेड्यूल में गए, जीआर के सामने पढ़ा, वाई का फिगर कितना है, जीआर का फिगर कुछ नहीं है सब, जीआर का फिगर क्लोजिंग भी 25 है, ओपनिंग भी 25 है, तो नथिंग शामिल। इसलिए ये कॉलम अब बन चुका, कुछ करना मत चाहो, वेस्ट है हमारा, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग है। और सम का लास्ट पॉइंट नंबर डी या 4 जो भी नंबरिंग है, लास्ट पॉइंट इंक्रीज इन बिल्डिंग हो रहा है, तो इंक्रीज इन एलएलडी 50 माइनस 30 20,000 इन कैपिटल प्रॉफिट कॉलम। क्या डिग्री बेटा 60 और 20। गैस से तुरंत बनाएगा बेटा, देखिए since the rate of depreciation is not given, we are unable to compute depreciation अंडर ऑब्लिक ओवरचार्ज, दोनों लिख के छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन अंडर ऑब्लिक ओवरचार्ज। ठीक, क्वेश्चन कितना नंबर चालू करो 5 6 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट कितने का थी, हाँ 50 का। लेस दो चीजें, कोई प्री डिविडेंड तो है नहीं, एक नॉमिनल वैल्यू और एक कैपिटल प्रॉफिट वाली लाइन।
इसके नॉमिनल वाले बच्चों सब्सिडरी का कैपिटल है 50,000 किंतु मेरा डिग्री है इसमें 80%। ढूंढ के रख लो बेटा, कैपिटल प्रॉफिट लिखना मेरे पास भले ही ढूंढ के रख लो। कितने की प्रॉफिट है कैपिटल 52 यूपी टेबल से देखें 42 नेगेटिव है। नेगेटिव समझना जरूरी है, लिखना नहीं। कैश रिजर्व लिखना जरूरी है कि नेगेटिव मतलब ये कैश रिजर्व है। ठीक है, ट्राई एंड अवॉइड राइटिंग नेगेटिव, ट्राई टू राइट कैश रिजर्व। नेगेटिव समझना जरूरी है। एम आई के पास कितने का नॉमिनल वैल्यू है साहब? 50,000 का 20%। बोर्ड पूरा दीजिए बेटा। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू की रेवेन्यू रिजर्व है नहीं, इससे लिख नहीं रहे। ये 13 24,000 ना। फिर बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना? शेड्यूल 1 में जाए बच्चों। शेड्यूल 1 में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, दिखाई दिया सबको? ले लीजिए, प्रॉब्लम ऐड रेवेन्यू पीएल शेयर was 4,000 less URP। कोइंसिडेंटली ये 4 है, कोई बात नहीं कर देते। रिजर्व ऑफ एक्स कंपनी, जो वर्ड पढ़ रहे हो वही आंसर है। एक्स के कॉलम का रिजल्ट ढूंढना है। 50 प्लस रिजर्व ऑफ एक्स। एक्चुअल वर्ड क्या था बेटा? शेयर इन द रेवेन्यू रिजर्व ऑफ एक्स कंपनी। उसका रिजर्व सर है ही नहीं, कोई बात नहीं। कंसोलिडेटेड रिजर्व आ गया, सारे स्टेप हो गए, बैलेंस शीट आप बनाएंगे। ठीक है, करके क्या करोगे? बोर्ड तो बनाना, मेरे को याद करते रहते बनाना। अच्छी बात है, मेरे बारे में पूछना, कोई बात नहीं, बस बनाना तुम बात करने की मतलब। क्वेश्चन 10 बहुत सिंपल समय प्रोडक्शन से आप खुद बोलोगे सर मैं खुद कर लूंगा, आप छोड़ दे, फिर मैं करूँगा नहीं, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 सर पृष्ठ नंबर बता दो। अच्छा, पृष्ठ नंबर 234, पेज 234, क्वेश्चन 10। यू लिमिटेड परचेज 6,000 इक्विटी शेयर। इस बार परचेज का फिगर ऊपर ही दे दिया है
कई बच्चे ऊपर से पढ़ते नहीं, वो यहाँ से पढ़ते थे 10 का सम शेयर, नंबर ऑफ शेयर है, यहाँ पे ये ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर दे दिया 6000 शेयर, एंड वो 6000 शेयर यहाँ से दोबारा दिया है, सम की भला मानती है, उसने वापस से दिया है, और वो दे ना दे हमने वहां से पढ़ लिया। 6000 शेयर है हमारे पास ऑफ पी, तो पी हमारे कंपनी का सब्सिडरी कंपनी हो गया, और ये हमारी कंपनी का एच हो गया। इसे देखने के लिए बोलते समय यू और सी भी बोलना। और 1/4/15 अक्वायर किया, सेंटेंस फिर से पढ़ो बेटा, एच लिमिटेड ने अक्वायर किया 1/4/15 को फॉर 81,000। जरा नीचे इन्वेस्टमेंट का फिगर को रिलेट करो तो बेटा, 81 दिख रहा है? दिख रहा है 81? नहीं दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? 75 क्यों दिख रहा है, 81 क्यों नहीं दिख रहा है? सर इसका मतलब पक्का कुछ घटा है। घटता क्या कारण से, ये सोचते क्या कारण से घट सकता है? जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तब घटता है, या आपके पास डिविडेंड आता है, प्री डिविडेंड आता है, और आप अकाउंटिंग का 21 सही फॉलो करते हो और आप अपने हिस्से को सही रिकॉर्ड करते हो, तब घटता है। दो ही कारण हो सकता है। सेल यूनिवर्सिटी लेवल पर है नहीं सिलेबस में, ये फाइनल में आता है, सेल परचेज, मिड ईयर एक्विजिशन, सब्सिक्वेंट परचेज, ये सब कुछ हमारे नहीं है, हमारा यही संभालने बहुत है, तो सेल तो हो ही नहीं सकता था। तो बचा क्या, डिविडेंड। तो ये सारी बातें सम कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन के जरिए, पर आपको दिखना अच्छी चाहिए, दिखने के लिए तीर तो निकालिए, जब तक तीर यहाँ से नहीं निकालेगा आपको कहाँ से दिखने वाला है। आगे इसके बारे में बात करते थोड़ी देर में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 15 बोल रहा है बेटा, और यहाँ पे परचेज डेट बोल रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन बोल रहा है 1/4/15। 1/4/15 मतलब जनवरी से दिसंबर का सम है, जनवरी से दिसंबर यानी 12 महीना, जिसमें से अप्रैल के पहले 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना अप्रैल, 9 महीना पोस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, साफ है? चलिए अब उस डिविडेंड को देखते हैं क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन में जाएं, वहीं पर पता चलेगा क्या है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, टी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। सब्सिडरी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस 1/15 में, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 25 था, तो ये दोनों अपना ओपनिंग बैलेंस आ गया बेटा, यूपी में यूज कर लेंगे बाद में। होल्डिंग कंपनी हमेशा अपने एडजस्टमेंट से जाना जाता है, और एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अपने पसंद में। डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडरी कंपनी पी ऑन 15/4। किस दिन बांटा वो नहीं पढ़ते हैं साहब, वो रेलिवेंट नहीं है। फॉर द ईयर, कब के लिए बांटा, 2014। बैलेंस शीट का लिए दोबारा एक बार, हमारा करेंट ईयर चल रहा है 2015, यानी 2014 पहले वाला साल, लास्ट ईयर का डिविडेंड, ये लास्ट ईयर हो गया, और लास्ट ईयर का डिविडेंड हो गया पे डिविडेंड।
10% को डिविडेंड बांटा, 10%। वर्किंग नोट नंबर 2, Steel Limited declared dividend for 2014 last year at the rate 10% on share capital, क्योंकि बच्चे डिविडेंड तो हमेशा कैपिटल से निकलता है, हम कैलकुलेट भी करते जा रहे हैं। 10% ऑन कैपिटल मतलब 10% इंटू उसका कैपिटल बेटा 1 लाख है, 10,000 रुपये, ठीक है, रुपये नहीं समझ में आएगा, 10,000 रुपये। अगर उससे 10,000 बांटा था तो ये 10,000 इज नथिंग बट टोटल डिविडेंड। क्यों ये वर्ड दे रहे अपने आप को? क्योंकि टोटल डिविडेंड ईओपी में ओपनिंग ईयर से लेस होता है। पर मेरे को सब्सिडरी कंपनी से, मैं होल्डिंग, मेरे को सब्सिडरी से इस 10 में से पूरा 10 मिला होगा। मेरे को मेरा डिग्री मिलता है साहब, मैंने डिग्री निकाला ही नहीं निकाला, बरबरी बोल देते हो 6,000 शेयर थे, अगर आप बताओ तो आपको बताओ 60%, तो मेरा शेयर 60% है। अब इसी डिग्री को निकाल देते हैं, इसी पार्ट के अंदर में रख देते हैं। डिग्री ऑफ होल्डिंग है 6,000 शेयर बाई 10,000 शेयर इंटू 100, 60, MI 40, so U Limited received from above 60% as its share equals to 60% of 10,000 यानी 6,000। First off, continue. Since nothing is mentioned about the treatment of 6,000, since nothing is mentioned about the treatment of 6,000, comma, क्या जंक्शन लेते बेटा? हम किसी को जज कर रहे हैं, क्या जंक्शन ले? सामने वाला गलत किया कि सही किया? तो होल्डिंग कंपनी ने उसको सही ट्रीटमेंट किया। तो सेंटेंस को बोलना क्या बोला तुमने? Since nothing is mentioned about the treatment of 6,000, comma, it is always assumed that H company has made the correct entry holding company H company has made the correct entry for receiving the pre-dividend, that is पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री के हिसाब से प्री डिविडेंड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बोलता है इन्वेस्टमेंट से लेस करो। और इस बात का सबूत अब आपको दिख रहा है, सबूत साहब? नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं। 81 में मैंने एक साथ 15 में खरीदा था, 6,000 का डिविडेंड मिला, 81 में से 6 गया तो 75 बचा, मतलब ये 75 प्रूव कर रहा है कि मैंने करेक्ट एंट्री पास की। इसी पेज में आप यह लिख देना कि ये लेस जो 6,000 हुआ है ये प्री डिविडेंड का है, रिलेशन लिख जाएगा, बाकी नोट पढ़ना है। ठीक है, और इस नोट को कंप्लीट कर। Therefore, closing investment equals to
ठीक है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, क्रेडिटर्स ऑफ यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 रुपया पेबल टू पी। पढ़ते पूरा है, यू और पी के बीच का लेन देन है, पर मेरे उत्तर से जवाब मिल गया कि ये आपसी लेन देन है जो कि सीडीएस के अंदर सेटअप हो जाएगा। इनकी इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट में कभी कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ सीडीएस बनाते समय ये रफ वर्क है, सीडीएस का रफ वर्क। असल बैलेंस शीट में न पी राइट ऑफ करता है न यू करता है, क्योंकि तुम्हारा बैंक देती हूँ मेरा बैंक देती हूँ, हम म्यूचुअल जब आ गए थे बुक्स में तब सेटअप करते। द क्रेडिटर नेक्स्ट पॉइंट in C above arose from the sale of the goods costing 25,000। इस बार गुड्स कॉस्टिंग 25,000 बाई P। तो क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स परचेज सेल्स भी आता बेटा, किसी ने परचेज किया होगा तो परचेज टू क्रेडिटर्स, किसी ने सेल किया होगा क्रेडिटर्स टू सेल। तो ये ऑब्वियस है कि जो क्रेडिटर आया 10,000 का, ये गुड्स सेल करके आया 25,000 रुपया का। बाई P टू यू, किसने किसको बेचा ये रेलेवेंट नहीं है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। इस बार प्रॉफिट भी कॉस्ट पे है और इस बार ये भी कॉस्ट पर है। इस बार ये कॉस्ट क्यों है देखो, सेल ऑफ गुड्स बाय पी, बेचने वाला पी उसके साथ जोड़ा हुआ कॉस्टिंग, तो बेचने वाले की कॉस्टिंग तो कॉस्ट ही होती है। इसका 20% प्रॉफिट है, लेकिन 60% ऑफ सच गुड्स are yet to be sold, not sold, they are not sold या unsold। और हम यूआरपी हमेशा अनसोल्ड वाले पे निकालते हैं बेटा। तो नोट नंबर 3 होगा क्या। मतलब ठीक, इंफॉर्मेशन होगा, कुछ बचा ही नहीं है। नोट नंबर 4 यूपी खाली बता दो, अब बाकी स्टेबलाइज कर पाएंगे। If in doubt, always go for 3 columns. Whether required or not, that will be seen later on. At least we are preparing 3 columns. Information 1, वहाँ ओपनिंग पीएल और जीआर मिलता है, तो ओपनिंग पीएल अंदर की तरफ लिखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट तक नहीं पहुंचेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे 25, क्योंकि इसमें से प्री डिविडेंड का समय बच्चों वर्किंग नोट 1 में या 2 में कहीं बनाए थे देखो बेटा। 10,000 टोटल डिविडेंड, 1 लाख का 10% 10,000, तो ये 15,000 बचा। अब हम सोचेंगे मेरा ओपनिंग 15 है और क्लोजिंग पहले ढूंढ लेंगे कहाँ पर है। शेड्यूल 1 पीएल के सामने पी का कॉलम, तो पैसे इंक्रीज हो रहे हैं। कोई रेशियो है क्या? 1:3। 35 में से 15 गया 20, 20 का डिविजन किए तो 5 और 15।
ओपनिंग ईयर बच्चों इंफॉर्मेशन 120 और आगे लिखने के पहले तो देखना पड़ता है कि क्लोजिंग ईयर 20 है तो लिखो ही मत, 20 से ज़्यादा है तो हमें डिसाइड करेंगे तो कितना क्लोजिंग ईयर 30। चलो बढ़ रहा है इस बात को, तो इंक्रीजिंग ईयर इसे बंद मत करना, याद दिलाने के लिए कि अगर कोई रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आता तो वो इस कॉलम में आ जाता, कोई डेप्रिसिएशन अंडर ओवर चार्ज आता तो वो इस कॉलम में आ जाता रेवेन्यू पीएल में। और एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, अगर एस कंपनी का फिक्टिशियस असेट कभी दिया हुआ रहे बैलेंस शीट में, एस कंपनी का फिक्टिशियस असेट कोई भी नाम, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, डिलीवरी एक्सपेंसेस, तुम्हें बस शेड्यूल 2 में मिल जाएगा, वो शेड्यूल 1 में मिल जाएगा, वो फिगर उठा और उस फिगर को इस कॉलम में लिख देना था। लेकिन साइन इसका हमेशा माइनस ही होगा क्योंकि लॉस है, लॉस से प्रॉफिट घट जाती है, फिक्टिशियस असेट से मेरी प्रॉफिट घट जाती है। एस कंपनी का फिक्टिशियस असेट हमेशा ओपनिंग पीरियड कॉलम से, ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट कॉलम से सॉरी लेस कर देना। पहला वाला बोल दे 42 क्या अपना रेशियो आया था डिग्री का 60 और 40। बोलो पहला वाला 25, 500 और 17। ठीक है, नोट नंबर कितना हुआ ये नया चालू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल खाली सुन लो बेटा, बाकी आप ट्राई करना, खाली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सुन लो। अपने जब यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो सीधा 75 लिखेंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 81 नहीं है। सर हम 81 माइनस 6 लिख देंगे तो भी तो हर्जा नहीं, हर्जा है। अगर आप इसको पुराने वाले स्टाइल में लिखोगे 81 माइनस 6 75, तो आप जैसे ही माइनस 6 करोगे आप कंसोलिडेटेड पीएल में भी गारंटी है माइनस 6 कर दोगे। लेकिन मैंने ऐसी सोच आपको दी है, जब भी सीओसी में लेस होता है हमेशा सीपीएल में लेस होता है, लेकिन उसके साथ ये भी बोला रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एंट्री, ये राइट एंट्री का समय, इसलिए इसको ऐसे सीधा लिखना था और कुछ एक्सप्लेनेशन मत लिखना, वो सब वर्किंग लोग पहले ले चुके हम लोग। इसके बाद बाकी वर्ड सेम है, $10,500 की 9,500 कैप रिजर्व में 10,500। ठीक है, बाकी स्टेप तो आप करना, उसको कंप्लीट चेक कर लेंगे अपने बाद में।